बाघों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर कॉर्बेट नेशनल पार्क में अब जल्द नए मेहमान आने वाले हैं। बाघ और हाथी के अलावा अब तीसरा ताकतवर जानवर कॉर्बेट पार्क की शान बनेगा। ये बलशाली जानवर है गैंडा। सयाह अब जल्द ही गैंडों के कुनबे से रूबरू होंगे। जंगल की सैर के शौकीनों के लिए कॉर्बेट नेशनल पार्क पसंदीदा जगह है। इन घने जंगलों में बाघों का एडवेंचर है, हाथियों की मस्ती है और अब गैंडों की गुलाटियां भी दिखेंगी। बाघों के साथ अब गैंडों का झुंड भी कॉर्बेट की शान बनेगा। उत्तराखंड वाइल्ड लाइफ बोर्ड कॉर्बेट पार्क में गैंडों को बसाने की तैयारी कर रहा है। कॉर्बेट नेशनल पार्क यूं तो बाघों के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। मुल्क में सबसे ज्यादा बाघों की तादाद अगर कहीं है तो वो कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कुछ इलाके जो हैं, हमारा हैबिटेट जो है वो राइनोसोरस के लिए काफ़ी अनुकूल है और हमारे कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे राइनोसोरस को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इस संबंध में WIO द्वारा भी एक स्टडी की गई है। बाघों की सबसे ज्यादा तादाद होने की वजह से मुल्क और दुनिया के लोग यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन अब यहाँ गैंडों के भी दीदार होंगे। असम, बंगाल और नेपाल से गैंडे लाकर उनको कॉर्बेट पार्क में बसाने की तैयारी चल रही है। पहले 10 गैंडे लाए जाएंगे और फिर 5 साल के अंदर 25 मेल और फीमेल गैंडे लाकर उनका कॉर्बेट में कुनबा बढ़ाने का मंसूबा है। इसलिए कि राइनो का लाइफ यहाँ रहेगा। ऐसे असम और बहुत कम बाकी है, तो यहाँ ज़रूरत है कि एक्सपैंडिंग द पॉपुलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे संज्ञान में है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में गैंडे को इंट्रोड्यूस यहाँ पर किया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छा संदेश है और सरकार ये बहुत अच्छा कदम वहाँ पर उठाए और कॉर्बेट नेशनल पार्क में गैंडे होने से यहाँ पर पर्यटन की अपार संभावनाएं और बढ़ेंगी और पर्यटकों को इसके दीदार भी हो सकेंगे और जहाँ दीदार होने से इसका संरक्षण भी हो सकेगा। ये बहुत सराहनीय पहल है उत्तराखंड सरकार की। कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। इस वक्त यहाँ 260 बाघ हैं, 1100 से ज्यादा हाथी हैं। अब एक और ताकतवर जानवर गैंडे को भी कॉर्बेट से जोड़ने वाले हैं। सैलानी और कॉर्बेट इंतजामिया काफी खुश है। हालांकि रकबे के लिहाज से ज्यादा बाघ और हाथियों के बाद अब गैंडों की भी सिक्योरिटी पार्क इंतजामिया के लिए बड़ा चैलेंज भी होगा। खुशहाल रावत, जी मीडिया, रामनगर। और अब बात करेंगे यूपी के महोबा के रहने वाले उस समाजी कारकुन की जिन्होंने अपनी ईमानदार कोशिश और मजबूत इरादों से भूखमरी से लड़ने की ठानी है। गरीबों का पेट भरे, इसके लिए ऐसी सर्विस की शुरुआत की है कि कार्य सवाब में छोटे छोटे बच्चे भी हिस्सेदार बन रहे हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र काफी समय से सूखा और गरीबी की चपेट में है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास एक वक्त के भोजन की व्यवस्था नहीं है। वो ऐसे लोगों की हम लोगों ने सोचा कि बेसिक मदद जो है रोटी, उसको पूरा किया जाए। उस दिशा में सोचना शुरू किया और पिछले वर्ष 27 मई को हम लोगों ने इस प्रयास से शुरुआत की और आज तक ये अनवरत जारी है। ये सर्वधर्म भोजन की जो ये प्रेरणा जो है लोगों के अंदर जगाई है, हमारे बाबला सिंह मित्र हैं। इनके द्वारा विगत कई महीनों से गरीबों को भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है और हम लोग तो जो है समय निकलता है तो इनका साथ देने चले आते हैं और जो भी सहयोग होता है तो करते हैं। बाकी इसमें सबसे ज़्यादा योगदान बाबला सिंह जी का है। इनके कार्य से पूरे महोबा के लोग प्रसन्न हैं और काफ़ी गरीबों में भी इनके प्रति बहुत उत्साह देखा जाता है। हमने ये देखा कि खाना आने के पहले 20-25 लोग इनका इंतज़ार करते हैं कि भोजन आने वाला है, हम खाएंगे। बच्चे भी खुश हैं क्योंकि वो भी समझते हैं कि किसी का पेट भरना कितने सवाब का काम है। तालिबात कहती हैं कि यह काम सभी को करना चाहिए। जो लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारे विद्यालय की प्रत्येक छात्रा प्रतिदिन एक रोटी अपने टिफिन में एक्स्ट्रा लाती है जिससे हम लोग दे सके और जो लोग अपने भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं उन्हें रोज़ एक एक रोटी देकर ये हमारे विद्यालय द्वारा किया जाता है, जिससे हम उन असहाय लोगों की सहायता करते हैं।
ताकि जो लोग हैं जो जिनको खाने की बहुत प्रॉब्लम होती है, जो मतलब खाना अपना खुद अरेंज नहीं कर सकते, तो उनको हम एक एक रोटी करके लंच मतलब उनके खाने के लिए व्यवस्था कर लेते हैं और उनको खाना देते हैं ताकि वो भरपेट खाना खाकर अपना जीवन निर्वाह कर सकें। भूख मिटने का सुकून क्या होता है इनके चेहरों में देखिए। सर्वधर्म भोजन सेवा इन सभी गरीबों का पेट भर रही है। इन्हें पता है कि 12 बजे के बाद इनके लिए खाना आएगा, लिहाजा सभी उस खाने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। सब चीज मिलती है, सब चीज, आलू भी, सब्जी भी, सब चीज मिला के, पूड़ी सब्जी रोटी, घी में चिपक के रोटी भी आती है, पकौड़ी आती है, पराठा भी आते हैं और हरी पराठा आते हैं। स्कूल के फादर बच्चों की ऐसी नेकियों से खुश हैं। कहते हैं कि ऐसा माहौल बच्चों को अच्छा इंसान बनाता है। जब बच्चे दूसरे के बारे में सोचने लगें तो समझिए मुल्क का मुस्तकबिल ताबनाक है। हम जानते हैं ईश्वर ने सबको सब कुछ दिया है और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, और खास करके हमारे बच्चे के माता पिता अच्छे हैं और वो भी सब कुछ है उनके पास। हम इन बच्चों को इसके द्वारा ये सिखाना चाहते हैं जो ईश्वर ने दिया दूसरों के साथ बांट के खाओ। अगर ऐसा करने पर यही उम्र है बच्चों को सीखने का सबसे पहले है। अगर ये सीखेंगे बड़े होके वे अच्छे कार्य करते रहेंगे। ये ना केवल हमारे स्कूल के लिए, हमारे माँ बाप के लिए, बस देश के लिए भी अच्छा होगा। एक इंसान का उठाया कदम न जाने कितने गरीबों को नई जिंदगी दे रहा है, उनकी भूख मिटा रहा है। जरा सोचिए, मदद के ऐसे और भी हाथ उठने लगे तो भूख को हिंदुस्तान से तो भाग नहीं पड़ेगा। जी मीडिया के लिए महोबा से राजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। आजादी से पहले की तस्वीर आपने नहीं देखी होगी, दादा या नानी ने कहानी में सुनाई होगी, लेकिन जोधपुर की एक तस्वीर देखकर आपको लगेगा कि गुलामी शायद इसी को कहते हैं। राजस्थान के जोधपुर के फलोदी का एक कुनबा आजाद हिंदुस्तान में गुलामी की बेड़ियों वाली जिंदगी जीने पर मजबूर है। ये रिपोर्ट देखिए जरा। हमारा मुल्क यूं तो 1947 में ही आजाद हो गया था। आजाद हो गया जर्रा जर्रा, आजाद हो गई थी गुलामी और जुल्म की हर दास्तां। लेकिन इसी आजाद मुल्क में एक कुनबा आज भी गुलामी की जिंदगी जीने पर मजबूर है। इनसे मिलिए, ये है जोधपुर जिले के फलोदी के रहने वाले अलाउद्दीन। अलाउद्दीन और उसके कुनबे की जिंदगी अब इस तारबंदी के साए में बीतती है, क्योंकि जमीन माफिया और शहजोरों ने इनकी जिंदगी में ये तारबंदी कर दी है। इस कुनबे के बाहर आने और जाने के सभी रास्ते जमीन माफिया ने मजदूत कर दिए हैं। कोई शिकायत की? शिकायत हमने की है सरकार में। अब सरकार कब आए, कब आंखें खुले सरकार की और आए यहाँ करके इसको हटाए। सबको शिकायत सबको की हुई है, किसी को बाकी नहीं छोड़ा है। बच्चे कब से स्कूल नहीं जा रहे हैं? ये 10 दिन हो गए साहब, 10-15 दिन हो गए। जालियाँ कर दनी, आ गई जालियाँ हो गई, अब रास्ता बंद हो गया। पहले 10 दिन पहले पानी आया था टैंकर का, अब पानी टैंकर का है ही नहीं। थोड़ा पानी है, आप देख सकते हैं। लोगों ने धमकियाँ देते हैं कि अगर किसी को कह दिया तो मार डालेंगे। मस्जिद जाने के लिए मस्जिद जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। आसपास सरकारी जमीन पर जमीन माफिया रातों रात तारबंदी करके हजारों बीघा जमीन पर गैर कानूनी कब्जा कर रहे हैं। मुखालिफत करने पर जमीन माफिया जान से मारने की धमकी देते हैं। घर के बाहर चौतरफा तारबंदी से अलाउद्दीन का कुनबा ना तो शहर जा सकता है, ना ही खुदा की इबादत के लिए मस्जिद। आलम यह है कि तारबंदी की वजह से बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तारबंदी की वजह से अब अलाउद्दीन के पास पीने का पानी तक नहीं है। मुतासिर कुनबे ने कई बार मकामी इंतजामिया से जमीन माफिया के कैद खाने से आजाद कराने की अपील की, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। जमीन माफिया से बचकर किसी तरह मुतासिर कुनबे को तारबंदी फांद कर बाहर जाना पड़ता है, जो बेहद ही खतरनाक है। 21वीं सदी में हिंदुस्तान की ये तस्वीर काफी खौफजदा करती है। जी मीडिया के लिए जोधपुर से अरुण हर्ष की रिपोर्ट।
बढ़ते खबरों में आगे, वादी कश्मीर में बर्फबारी ने पिछले 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तकरीबन 6 दहाई के बाद श्रीनगर समेत कई इलाकों में रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं और बहरे अरब में उठे साइक्लोन के मिलने की वजह से कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी हुई है। लद्दाख के करगिल में पारा -7 डिग्री जबकि गुलमर्ग में पारा -3.8 डिग्री पहुंच गया है। पीर पंजाल में भी शदीद बर्फबारी हुई। ये खास रिपोर्ट देखिए। पिछले 60 सालों में पहली बार नवंबर के महीने की ये तीसरी बर्फबारी है। पहाड़ों से लेकर निचले इलाकों तक जहां तक नजर दौड़ाइए सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। महकमा मौसमियात की पेशनगोई एक बार फिर से सही साबित हुई। श्रीनगर में मंगल की देर रात से बारिश जारी है। बुध की शाम हल्की बर्फबारी भी हुई, जबकि ऊपरी इलाकों में सुबह से ही तेज बर्फबारी जारी रही। वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में हल्की से लेकर दरमियान दर्जे के बारिश कंटिन्यू चल रहा है और पहाड़ी इलाकों में मॉडरेट स्नोफॉल और चंद जगहों में तो हेवी स्नोफॉल भी रिकॉर्ड किए गए। एक बार फिर इस बर्फबारी के कारण जो है कश्मीर घाटी देश के अन्य हिस्सों से कट गई है। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं श्रीनगर लेह और मुगल रोड दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग वो भी यातायात के लिए बंद है। कहीं ना कहीं आम लोगों को इन सब बातों से दिक्कत हो रही है, लेकिन जो पर्यटक यहाँ आए हैं वो बर्फबारी को देखते ही पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं और निसंदेह ही इस खूबसूरत मौसम का आनंद ले रहे हैं। कश्मीर का मजा ले रहे हैं। यहाँ पे बहुत बर्फ स्नो हुआ है और बहुत सारी बर्फ गिरी है यहाँ पे और बस बर्फ का एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे और अच्छा लग रहा है। कश्मीर आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे लोगों से मिल के बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यही बोलना चाहता हूँ सब टूरिस्ट आए यहाँ पे और घूमे यहाँ पे, बहुत अच्छा है यहाँ पे। कश्मीर हम लोग 23 को हम लोग को 4 दिन हुआ यहाँ पे आए हुए और काफ़ी अच्छा मौसम था। फर्स्ट डे हमें रेनिंग मिला और फिर हम लोग गुलमर्ग गए, सोनमर्ग गए, पहलगांव गए तो हमें बर्फ़बारी मिला। हमें सारे सीज़न एक ही मतलब टूर में हमें मिल गया तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। वहीं कुलगाम में भी भारी बर्फबारी की वजह से दर्जाए हरारत में गिरावट दर्ज की गई है। देर रात से ही जारी बर्फबारी की वजह से लोग घरों में दुबके हुए हैं। जवाहर टनल के दोनों तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी है। बर्फबारी की वजह से तारीखी मुगल रोड पर आवाजाही ठप हो चुकी है। मुगल रोड पर 1 से 2 फीट तक बर्फ जमा हो गई है। शोपियां के डीडीसी चौधरी मोहम्मद यासीन की माने तो मौसम के ठीक होते ही इंतजामिया बर्फ हटाने के काम में लग जाएगा और जल्द से जल्द इसे आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। इस तारीख को ज़िला शोपियां में फिर से बर्फबारी हुई काफ़ी और इस दफ़ा हमारे टाउन एरिया और अराउंड में तकरीबन 6-7 इंच बर्फ़ पड़ी है और हीरपुरा और सेडो वाले जो थोड़े अपर रीचेस में 1 फुट से ज़्यादा पड़ी है। इस बार हमारा स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन बहुत ही प्रॉम्प्ट रहा और आज सुबह 4 बजे ही हमने ये क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया था एंड बाय 10 AM वी हैड मैनेज टू क्लियर ऑल द मेजर एक्सेस रोड्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। इसके साथ साथ इससे पहले हमने मुगल रोड भी क्लियर कर दी थी और 4 दिन पहले तक उसमें बहुत ज़्यादा व्हीकल्स क्रॉस भी कर गए थे इनफॉर्मली। तकरीबन 60 गाड़ियाँ पुल से यहाँ आ गई थी और यहाँ से भी कुछ गाड़ियाँ चली गई थी। बट ये कल की बर्फबारी से फिर से ब्लॉक हो गई है पीर की गली और इट विल टेक अस अनदर 3 to 4 days to clear it again, following which traffic authorities will formally declare the road open for traffic. पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही थी तो मैदानी इलाकों में बारिश और गरज के साथ ओले पड़ रहे थे। नवंबर के पहले हफ्ते में यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में 7 और 8 नवंबर को शदीद बर्फबारी हुई थी। इस दौरान कश्मीर के कई इलाकों में सिर्फ 24 घंटे में 2 फीट से लेकर 4 फीट तक बर्फ गिरी। इसके बाद 11 नवंबर को वादी में फिर से मौसम बदला और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला 3 दिनों तक चला। महकमा मौसमियात के मुताबिक फिलहाल मौसम ऐसा ही बना रहेगा। हालांकि जुमे से मौसम में सुधार होने के इम्कान हैं। श्रीनगर से खालिद हुसैन की रिपोर्ट, जी मीडिया।
मुल्क के पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड में लगातार बारिश और बर्फबारी की वजह से दर्जा हरारत में गिरावट दर्ज की गई है। पिथौरागढ़ में इस मौसम की पहली बारिश हुई। बर्फबारी की वजह से यहां कई फीट मोटी बर्फ की चादर बिछ गई। बढ़ती ठंड की वजह से यहां के बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि सयाह जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। पिथौरागढ़ के अलावा केदारनाथ, बद्रीनाथ, चमोली, हेमकुंड और औली में भी शदीद बर्फबारी हुई। बहुत ठंडा है, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ और सामने जो दिखाई दे रहा है ये नज़ारा भी बहुत अच्छा है। अभी अभी ताज़ा सब बर्फ गिरा हुआ है, सब पहाड़ के ऊपर, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो रही है। हम दिल्ली से आए हुए हैं, हमारे साथ 4-5 लोग आए हुए हैं और अभी तक भी बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम बना हुआ है। तो जम्मू कश्मीर में बर्फबारी ने गुज़िश्ता 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक नवंबर के महीने में कश्मीर में ऐसी बर्फबारी सालों बाद हुई है। गुज़िश्ता 2 दिन से शदीद बारिश और बर्फबारी जारी है। बर्फबारी की वजह से नेशनल हाईवे 44 बंद हो गया है। हाईवे बंद होने से तकरीबन 2000 गाड़ियां हाईवे पर फंस गई हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में जमकर बर्फबारी हुई है। केदारनाथ में पिछले 4 दिन से मुसलसल हो रही बर्फबारी के बाद नलों में पानी जम गया है, जबकि दर्जा हरारत -10 डिग्री तक पहुंच गया है। यूपी के अमरोहा और शाहजहांपुर में भी मौसम में बदलाव देखा गया है। बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे हैं, जिसकी वजह से ठंड